आज हम पोएम अमांडा को स्टडी करने चल रहे हैं इस वीडियो लेसन में। इसे लिखा है रॉबिन क्लेन ने, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन ऑथर हैं और उन्होंने बच्चों पर भी काफ़ी कुछ लिखा है। और इस पोएम की जो थीम है, जो सेंट्रल आइडिया है, उस पर भी मिस क्लेन एक बच्चे की तरफ ध्यान खींचना चाहती हैं कि वो सोचती क्या है। और इस पोएम में एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक अक्सर डिस्कनेक्ट देखने को मिलता है। वो ये है कि पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं और जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी फ्रीडम की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, केयर फ्री रहना चाहते हैं। और पेरेंट्स भी बच्चों की साइकोलॉजी और उनके सोच के लेवल को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश नहीं करते हैं। और बच्चों को लगता है कि उनके पेरेंट्स उन्हें टोकते रहते हैं और ये उनकी आज़ादी के लिए खतरा है। वो ये नहीं समझ पाते कि पेरेंट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हैं। उन्हें एक बैलेंस बनाना पड़ता है कि बच्चों को कहाँ फ्री छोड़ना है, कहाँ उन्हें क्या सिखाना है, क्या वर्क लेना है। उन्हें तो लगता है कि कार्टून देख रहे हैं तो बंद करो, बहुत हो गया। अच्छा, मोबाइल यहाँ रखो, बहुत देर से गेम खेल रहे हो। अच्छा, खेलना कूदना बंद करो, चलो थोड़ा पढ़ लो। चलो होमवर्क करो, बाद में कर लेंगे। नहीं, अभी करो होमवर्क। चलो चलो नहाओ नहाओ, ठंडी है। अरे तो क्या हो गया, नहाना ज़रूरी है। तो बच्चे समझते हैं कि वो जो चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं। उनकी मम्मी बार बार टोकती रहती हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। वो केयर फ्री रहना चाहते हैं और माँ बाप अपने सपने को पूरा हुआ देखना चाहते हैं अपने बच्चों में। उन्हें एक आइडियल सिटीजन, एक सक्सेसफुल पर्सन बनाना चाहते हैं। तो इस पोएम को हम दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो बहुत ही सॉरी स्टेट ऑफ सिचुएशन हो बच्चों और उनके माता पिता में, यानी हम पेरेंट्स को विलेन की तरह पेश करें और माँ बहुत ज़्यादा डांटती है, वैसा शो करें। या हम माँ बच्चों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए जैसे टोकती, हम उस तरह से भी पोएम को ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे बहुत ही सॉरी स्टेट दोनों के बीच में नहीं प्रोड्यूस करेंगे। और माँ टोकती है एक फ़र्ज़ निभाने के लिए और बच्चे नहीं समझ पाते क्योंकि वो एक बच्चे हैं, वो नहीं जान रहे हैं कि माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उन्हें इतना फ्री नहीं छोड़ सकती। तो यही एक डिस्कनेक्ट है जो इस पोएम में है। लेकिन हम आगे बढ़ने से पहले पोएम के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। इस पोएम में रिपीटिशन का बहुत अच्छा खासा प्रयोग हुआ है। जैसे यहाँ पर अमेंडा है, यहाँ पर भी अमेंडा है। इस प्रकार से लगभग हर स्टेंजा में जहाँ पर माँ अपनी बच्ची को टोकती है, वहाँ पर लगभग 3 बार अमेंडा का प्रयोग होता है। इसके अलावा भी इस पोएम में ब्यूटी है, वो ये है कि हर स्टेंजा का एक काउंटर पार्ट है। पहला स्टेंजा अगर रियल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है, मीन्स कि माँ अपनी बातों को कहती है, तो रियल वर्ल्ड सिनेरियो को रिप्रेजेंट करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है, अपनी ड्यूटी को रिप्रेजेंट करती है, वो बच्चों को कितना केयर करती है वो रिप्रेजेंट करती है। लेकिन उसका एक काउंटर पार्ट है जो उसका दूसरा स्टेंजा होता है, वो बच्ची के थॉट्स को, उसके एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड को, डे ड्रीमिंग को, उसके फैंसी वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है कि वो विचारों में कैसे खो जाती है। हाउ सी गेट्स लॉस्ट इन हर ओन कंफर्ट जोन, इन हर ओन थॉट्स, जो रियल वर्ल्ड के नहीं है। और एक प्रकार से वो इस तरह के थॉट से स्केप करने की कोशिश करती है रियल सिचुएशन से, जो माँ के रूप में नजर आती है। सो रियल वर्ल्ड एंड द फैंसी वर्ल्ड, देन रियल वर्ल्ड एंड द फैंसी वर्ल्ड। और ब्यूटी ये है कि जो रियल वर्ल्ड है वहाँ पर रिपीटिशन है, अमेंडा अमेंडा मीन्स कि अमेंडा को ही टोका जा रहा है। और जो फैंसी वर्ल्ड है उसमें आपको 3 लाइनें मिलेंगी और अच्छी खासी राइम मिलेगी। शी, मी, ब्लिसफुली, स्ट्रीट, फीट, स्वीट, इस प्रकार से सो मच ऑफ गुड राइमिंग यूज्ड। और 3 ही लाइनों में उसके इस फैंसी वर्ल्ड को मिस क्लेन शो करती हैं। और माँ अमांडा के पीछे कितनी पड़ी हुई है वो रिपीटिशन जो अमेंडा का है उससे पता चल जाता है। इसके अलावा मेटाफर का भी अच्छा खासा प्रयोग हुआ है और इमेजरी का भी प्रयोग हुआ है। इमेजरी डिपेंड करती है पोएम को पढ़ने वाले सुनने वाले की इमेजिनेशन पे, वो कितना मूव हो रहा है। तो इमेजरी का भी प्रयोग है और जब पोएटिक डिवाइसेस को हम स्टडी करेंगे तो हम बताएंगे। तो आइए पोएम को शुरू करते हैं। एवरी चाइल्ड फील्स दैट शी और ही इज कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर। हर बच्चा ये सोचता है कि उसे किसी न किसी काम से उसके माँ बाप मना करते रहते हैं, जो मैंने अभी कुछ एग्जांपल्स दिए थे। यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज कर्टेल। आप भी सोचते होंगे कि शायद आपकी फ्रीडम में कमी आ जाती है। कर्टेल मीन्स कम कर देना, रिड्यूस कर देना। राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वॉन्ट टू डू। तो अब यहाँ पर आपको लिस्ट बनाने के लिए कहा जा रहा है कि कौन सी चीज़ें आप करना चाहते हैं, बट योर पेरेंट्स और जो आपके बड़े लोग हैं आपको टोकते रहते हैं, नॉट अलाउड टू डू। टू रीड द पोएम अलाउड, फॉर्म पेयर्स, ईच रीडिंग अल्टरनेट स्टेंजाज। तो कम से कम 2 लोग हों, एक माँ के रोल को निभाए और एक बच्ची के रोल को, और आपको एक सरप्राइज़ देखने को मिलेगा। वो मैं यहाँ पे आपके लिए सरप्राइज़ प्रोड्यूस करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने कहा था कि हम बहुत ही सॉरी स्टेट ऑफ सिचुएशन शो कर सकते हैं अमेंडा उसकी मदर के बीच में। तो माँ अगर डांटे तो इस तरह भी डांट सकती है, डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउसिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। और अमेंडा अपने ख्यालों में खोई हुई है। देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मर्मेड
ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। और हम इस तरह भी कह सकते हैं, डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउसिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। तो मैं इस दूसरे माँ के रूप को लेके यहाँ पे चलूंगा। तो माँ कहती है, डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, अपने नाखून क्यों चबाती रहती हो अमेंडा। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। तो हंच और स्लाउचिंग हम इकट्ठा समझेंगे कि वो अपनी बेटी अमेंडा को कहती है कि ठीक से बैठो, कंधों को आगे झुका क्यों रही हो, कंधों को हल्का से उठाकर आगे स्लाउच क्यों कर रही हो, क्यों झुक रही हो, ठीक से बैठो अमेंडा। लेकिन अमेंडा ध्यान नहीं देती है, एंड सी इज लॉस्ट इन हर ओन वर्ल्ड। देयर इज अ लैंग्वेज एमराल्ड सी। सी हो गया, आप जानते हैं, सागर या समुद्र जो भी कहिए, और एमराल्ड एक प्रेशियस स्टोन है जो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट ग्रीन कलर में होता है, ग्रीनिश ब्लू कलर में भी होता है। तो सी के रंग को एमराल्ड के कलर से कंपेयर किया गया है। अ लैंग्विड मीन्स बिना ज़्यादा एनर्जी के प्रयोग किए हुए जो हम स्लोली मूव करते हैं। तो इस प्रकार से समुद्र यानी सागर का जो पानी है वो ग्रीनिश ब्लू है, और क्योंकि उस पर लहरें दिखाई नहीं देती समुद्र के ऊपर अगर वो शांत है, लेकिन फिर भी हल्का हल्का मूव तो कर ही रहा है, तो उसके लिए लैंग्विड वर्ड का यूज़ यहाँ पर हुआ है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी। इनहेबिटेंट मीन्स रहने वाला, ड्वेलर हु लिव्स, मी मीन्स मैं, सोल मीन्स अकेला जो कोई आसपास ना हो। तो अपने लॉस्ट वर्ल्ड में वो ये सोच रही है, डे ड्रीमिंग इसे हम कहते हैं, जब आप जागते हुए सपने देखते हैं। और एक प्रकार से डे ड्रीमिंग अपने कंफर्ट जोन में जाने जैसा होता है कि एक तरफ सागर फैला हुआ है, शांत है, लैंग्विड है, स्लोली मूव कर रहा है, और उसमें मैं अकेली रह रही हूँ, मीन्स आई एम इन द सी। और कैसे, अ मर्मेड मीन्स मत्स्य कन्या को कहते हैं, जिसकी बॉडी तो वुमेन की होती है लेकिन उसकी जो टेल होती है वो एक फिश की होती है। ड्रिफ्ट मीन्स स्लोली मूविंग हेयर एंड देयर, दिस साइड और दैट साइड। ब्लिसफुली मीन्स एक्सट्रीमली हैप्पी कंडीशन जो होती है वो ब्लिसफुल कंडीशन होती है। और ऐसा कहा जाता है कि इस तरह की खुशियाँ ईश्वर से हमें गिफ्ट के रूप में मिलती हैं, उसकी वजह से मिलती हैं। तो नो सी द कॉन्ट्रास्ट, यहाँ पर 3 बार अमेंडा यूज़ करती है माँ कि ठीक से बैठो, अपने नेल्स क्यों बाइट कर रही हो। अक्सर जब हम सोचते हैं कुछ तो हम नेल्स बाइट करते हैं, और माँ उसे टोक रही है, और ये सोचती है कि माँ देखो जब मुझे टोकती रहती है, सी ऑलवेज नैक्स एट मी। तो यहाँ पर वो अपने वर्ल्ड में खो जाती है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। आइए इनके पोएटिक डिवाइसेस को देख लेते हैं। पहले राइमिंग स्कीम, तो अमेंडा ए और ए, यहाँ पर ये हो जाएगा बी। यहाँ पर ना ए से ना बी से कोई राइमिंग वर्ड है तो हम इसे सी दे देंगे, और मी एंड ब्लिसफुल ये भी सी। तो ए बी ए सी सी। और यहाँ पर एनाफोरा का प्रयोग हुआ है, डोंट। जब कोई वर्ड या फ्रेज या क्लॉज रिपीट हो जाता है बिगनिंग में दूसरी लाइन में जाके, तो वहाँ पर एनाफोरा का प्रयोग माना जाता है। एलिट्रेशन को भी देख लीजिए, यहाँ पे जब कॉन्सोनेंट साउंड नियर बाई वर्ड्स में या सीरीज ऑफ वर्ड्स में रिपीट होती है, जैसे यहाँ पे एस है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे एस है, तो एलिट्रेशन का प्रयोग हो गया। और इमेजरी भी यहाँ हम निकाल सकते हैं, कैसे, बाइट्स वो चबा रही है, और शोल्डर को झुकाने की बात हो रही है, सीधे बैठने की बात हो रही है। तो ये सब मूवमेंट्स अगर आपको विजुअलाइज हो जाते हैं आपके माइंड में, तो इमेजरी है यहाँ पर। और अमेंडा के आगे देखिए आपको एक्सप्लेनेशन का मार्क लगा हुआ है, तो वो एड्रेस कर रही है अमेंडा को, और थोड़ा सा टाइट भी है, अमेंडा को टोक रही है बार बार उसका नाम लेके, और अमेंडा ध्यान नहीं दे रही है। इधर देखिए यहाँ पर मेटाफोर का प्रयोग हुआ अच्छा खासा। सी को एमराल्ड और लैंग्विड से कंपेयर किया गया है, तो लैंग्विड और एमराल्ड का यहाँ पर मेटाफोर का प्रयोग माना जाएगा। आप जानते हैं सक्सेसिव पॉइंट्स में हम बताते चले आ रहे हैं कि जहाँ पर कोवर्ट एक कंपैरिजन होता है और अनलाइकली अनरियल होता है, और इनके बीच में कंपैरिजन होता है और जनरली अनलिंक्ड होते हैं, कहाँ सी कहाँ पे एमराल्ड। इसके अलावा यहाँ पर अपनी वो तुलना करती है मर्मेड से, तो ये भी कंपैरिजन है अमेंडा और मर्मेड के बीच में। तो यहाँ पे भी मेटाफोर का प्रयोग हुआ है, जिसे हम रूपक अलंकार कहते हैं, अपने को वो मर्मेड के रूप में समझती है। इसके अलावा ड्रिफ्ट कर रही है, खुश है, ये सब इमेजरी का प्रयोग यहाँ पर है। आपकी इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है कि आप कितना विजुलाइज कर पा रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर इसे एक ब्रैकेट में शो किया गया है। तो ये हो गया आपका रियल वर्ल्ड, ये हो गया आपका फैंसी वर्ल्ड। नाउ वी मूव फॉरवर्ड। फिर वो टोकती है माँ, तो मैंने कहा कि मैं बहुत डांटते हुए नहीं चलूँगा यहाँ पे, और माँ एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन के नाते टोकेगी तो ही। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा। तुमने अपना गृह कार्य किया अमेंडा? ओह, तुमने अपने रूम को साफ़ किया, उसे ऑर्डर में किया,
ठीक ठाक तरतीब से लगाई चीज़ें कि नहीं लगाई अमेंडा? और मुझे ख्याल है मैंने तुम्हें कहा था कि अपने जूतों को भी क्लीन कर लेना, पॉलिश कर लेना, साफ़ कर लेना, ये सब अमेंडा तुमने किया कि नहीं किया? अब यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे माँ ने उसको टोका कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, डूज़ एंड डोंट्स, और यहाँ पे वो क्वेश्चन कर रही है कि जो मैंने कहा था वो सारी काम हुए कि नहीं हुए, होमवर्क किया कि नहीं किया? नहीं किया तो करो। अब अमेंडा का तो मन कुछ और ही है, वो फिर अपने ड्रीम वर्ल्ड में चली जाती है। पोएटेस यहाँ पे शो करना चाहती है कि बच्चे आखिर उतने रिस्पॉन्सिबिलिटी के लेवल को नहीं समझ पाते। वो तो ये सोचते हैं कि हमारी फ्रीडम कहाँ पे है, हमें तो टोका जा रहा है, हम करना कुछ और चाहते हैं और हमसे करवाया कुछ और जा रहा है। तो यहाँ पे बच्चों की गलती है ना माँ की गलती है, दोनों के बीच में एक डिस्कनेक्ट है। हाँ, उस डिस्कनेक्ट को पेरेंट्स बहुत अच्छे हद तक बैलेंस बनाकर बच्चों को समझाकर दूर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। बच्चे खेल रहे हो तो कभी भी एक आवाज़ में वापस नहीं आएंगे, लेकिन अगर वो होमवर्क कर रहे हो, पढ़ रहे हो, कुछ कर रहे हो, अच्छा बेटा बंद करो, बाद में कर लेना, खेलने जाओ, तुरंत एक आवाज़ में ही मान जाएंगे। एक जगह मैंने एक पोस्टर देखा था जहाँ पर मैंने देखा कि छोटे बच्चे हैं, उनकी 2 फोटोज़ थी, स्कूल सेम था। एक में वो पैदल जा रहे थे वॉक करते हुए, और एक में वो दौड़ कर भागते हुए नज़र आ रहे थे। तो दिखाया गया कि जब वो स्कूल में जा रहे थे तो वॉक करते हुए जा रहे थे, लेकिन जब वो स्कूल से छुट्टी में बाहर निकल रहे थे तो दौड़ते हुए बाहर की तरफ निकल के आ रहे थे। तो इसका मतलब उन्हें तो एक प्रकार से स्कूल प्रिजन जैसा लग रहा होगा, कब छूटे इससे, कब छूटे इससे। बच्चे ऐसे ही होते हैं, इसमें माँ की भी गलती नहीं। तो अब वो ध्यान नहीं दे रही है और अपने वर्ल्ड में लॉस्ट है कि आई एम नॉट फन रोमिंग द स्ट्रीट। अब यहाँ पर हम चाहें तो बहुत ही सॉरी कंडीशन बना सकते हैं कि बच्ची इतनी परेशान है, वो ये सोचती है कि मैं अनाथ ही हो जाऊँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ऑफन का मतलब होता है अनाथ, जिसके पेरेंट्स ना हो। लेकिन ऐसा नहीं है, वो बच्ची है, कुछ भी सोच सकती है। आई एम एन ऑफन रोमिंग द स्ट्रीट, मैं तो एक अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं यहाँ वहाँ घूम रही हूँ स्ट्रीट पे। आई एम एन ऑफन रोमिंग द स्ट्रीट, I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. तो पैटर्न मीन्स कोई डिज़ाइन बनाते हुए, सॉफ्ट मीन्स बहुत ही मुलायम, डस्ट मुलायम होती है, रेत, हस्ड मीन्स साइलेंस मीन्स बिना आवाज़ किए हुए, बेयर मीन्स नंगे पैर, अनकवर्ड, चप्पल नहीं है, कुछ नहीं है, तो बहुत ही सॉफ्ट डस्ट पे चल रही है। और चूँकि डस्ट बहुत सॉफ्ट है तो उसके पैरों के निशान बन जा रहे हैं। दैट इज़ आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट। द साइलेंस इज़ गोल्डन, चूँकि यहाँ पे हस्ट वर्ड ऑलरेडी यूज़ हो चुका है और यहाँ पे साइलेंस दोबारा यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर वो माँ की टोका टाकी से एकदम, माँ की नैगिंग से अलग एक साइलेंस वर्ल्ड में जाना चाहती है। अच्छा, चूँकि पेरेंट्स हैं, टोक रहे हैं, तो सोचती है कि वो ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ पर हम बच्ची को दोष नहीं दे सकते कि अपने को ऑफन समझ रही है, बस एक स्केप कंडीशन है जो डे ड्रीमिंग में उसको बनती हुई नज़र आ रही है। शी जस्ट वॉन्ट टू स्केप फ्रॉम द रियल वर्ल्ड and tries to go into her own comfort zone कि if I am an orphan then nobody will there be to nag at me and ask me questions and force me to do something when I am not willing to do etc. The silence is golden. साइलेंस तो सोने की तरह है, और जानते हैं सोने की कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है। एंड फ्रीडम इज़ स्वीट, स्वीट सबको अच्छा लगता है, बच्चों को तो बहुत अच्छा लगता है, तो फ्रीडम को उसने स्वीट कह दिया। अब यहाँ पे हम पोएटिक डिवाइसेस को देखते हैं, तो स्ट्रीट, फीट, स्वीट, डिड और डिड यू, ये एनाफोरा हो गया। हम एजोनेंस और कॉन्सोनेंस को अब नहीं ले रहे हैं कि यहाँ पे ओ है, ओ है, ओ है, ओ है, तो एजोनेंस का प्रयोग यहाँ पे यूज़ हो रहा है, इसे आप खुद ढूंढिए। एलिट्रेशन पे हम जरूर ध्यान देंगे यहाँ वहाँ, जैसे फॉर एग्जांपल टी है, रिपीटिशन ऑलरेडी हम बता ही चुके हैं, एमेंडा एमेंडा एमेंडा। लेकिन यहाँ पर मेटाफोर का प्रयोग है, वो ये है कि एमेंडा अपने को एक ऑफन से कंपेयर करती है। इमेजरी है, रोम कर रही है स्ट्रीट में, सॉफ्ट डस्ट पे पैटर्न बना रही है, और यहाँ पर भी मेटाफोर का प्रयोग हुआ है, साइलेंस इज़ गोल्डन। तो साइलेंस को गोल्ड से कंपेयर किया गया है, जैसे गोल्ड बहुत ज़्यादा प्रिसियस होता है उस प्रकार से उसे साइलेंस बहुत अच्छी लग रही है, वो शांति चाहती है अपने आसपास। और फ्रीडम को स्वीट से कंपेयर किया गया है, जैसे मिठाई होती है, मीठा टेस्ट को बहुत अच्छा लगता है, उसी प्रकार से उसे फ्रीडम अच्छी लग रही है। और यहाँ पर अगर हम ऐड कर दें तो ये जो माँ की नैगिंग है, जो क्वेश्चंस हैं, ये उसे बहुत सावर लग रहे होंगे, या मैं कहूँ बहुत ही बिटर लग रहे होंगे, जिन्हें वो जीभ पे रखना ही नहीं चाहेगी। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्नी अमेंडा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। अब देखिए यहाँ पर शायद वो चॉकलेट खाने के लिए उठी होगी मुंह बनाते हुए, तो टोक दिया माँ ने, चॉकलेट नहीं खाना है अमेंडा, रिमेंबर योर एक्नी। अब देखो, मदर इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल हेयर, लेकिन बच्चे का मन हुआ वो नहीं कर पा रहा है, तो बस उसकी फ्रीडम में माँ बाधा बन रही है। जो पिंपल्स निकल आते हैं, जिन्हें मुहासे कहते हैं,
तो बच्ची कितनी बड़ी है यहाँ पे शो नहीं किया गया है, लेकिन होमवर्क की बात हो रही है तो निश्चित है कि बच्ची बहुत बड़ी भी नहीं है, बहुत छोटी भी नहीं है, स्कूल गोइंग है। अच्छा, जब बच्ची भून भुना के रह जाती होगी, वो पीछे मुड़ के नहीं देखती, तो विल यू प्लीज़ लुक एट मी, ज़रा मेरी तरफ देखोगी अमेंडा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ अमेंडा, आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। तो यहाँ पे फिर डॉन फिर आ गया, डूज एंड डोंट्स। माँ तो रियल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखते हैं इसका काउंटर पार्ट फैंसी वर्ल्ड क्या है। आई एम रपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। नाउ हेयर वॉज नेवर, इसे अलग से टेलेक्स में लिखा गया है। सो आई एम रपुंजल, देखिए यहाँ पर वो अपने को रेपुंजल से कंपेयर कर रही है, जो कि एक फोक टेल का करेक्टर है। आपने ग्रीम ब्रदर्स के बारे में पढ़ा होगा कि उन्होंने फोक टेल का कलेक्शन निकाला था, जिसे फेरी टेल्स के नाम से पब्लिश कराया था। तो उसी में रेपुंजल की भी स्टोरी है, किस प्रकार से माँ बाप अपने बच्ची को जन्म देते हैं, लेकिन उसे एक कंडीशन के तहत एक विच, जो कि सॉर्सरस होती है, जादूगरनी होती है, उसे हैंड ओवर करना पड़ता है। और उसके बाद उसे पाल पोस कर बड़ी करती है वो जादूगरनी। लेकिन जब वो बड़ी हो जाती है, उसके बहुत ही लंबे गोल्डन हेयर होते हैं, तो ले जाके टावर पे डाल देती है एक, और उस टावर से नीचे उतरने की सीढ़ियाँ नहीं होती हैं। और जब भी ये विच जाती थी तो रेपुंजल रेपुंजल लेट डाउन योर हेयर, तो वो अपने बालों को नीचे उतारती थी और उससे चढ़कर वो, एक खिड़की थी उसमें टावर में और कुछ नहीं था, वो जाती थी। फिर एक राजकुमार आता है और किस प्रकार से वो रेपुंजल की गाने की आवाज़ सुनता है, लेकिन जब जाता है टावर पे चढ़ने की कोई जगह नहीं होती, तो बेचारा वापस चला जाता है। लेकिन वो रोज़ आना आता था, तो उसने देखा किस प्रकार से विच आती है, क्या आवाज़ देती है, कैसे चढ़ती है, तो वो उसको फॉलो करता है। फिर गोल्डन हेयर नीचे गिराती है, तो फर्स्ट टाइम जब उसकी मुलाकात होती है, मिलना जुलना लगा रहता है, एक दिन पकड़ा जाता है, तो फिर वो दोनों को पनिश करती है, लेकिन अंत में दोनों मिलते हैं। तो वो है रेपुंजल का करेक्टर। लेकिन यहाँ पे उसने रेपुंजल से कंपेयर क्यों किया? क्यों? क्योंकि आई हैव नॉट अ केयर, क्योंकि रेपुंजल टावर में थी और उसके आसपास कोई नहीं था, तो साइलेंस तो था ही, साइलेंस इज गोल्डन, और उसे वहाँ पर कुछ करना भी नहीं पड़ता था, केयर फ्री थी वो। यानी कि जब माँ कहती है कि चॉकलेट मत खाओ, ये मत करो, तो मैं तो रेपुंजल हूँ, मुझे कोई फिक्र नहीं है। लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल रेयर, यहाँ कितनी शांति है। ट्रैंक्विल मीन्स काम, और रेयर मीन्स ऐसी शांति, एटमॉस्फेयर कहाँ मिलता है इतनी जल्दी। एंड आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। अच्छा, बच्ची है वो, अब उसे ये भी मालूम है कि स्टोरी में राजकुमार भी आता है, तो उसे उसका आना भी अच्छा नहीं है। मैं बिल्कुल अपने बाल गिराऊंगी ही नहीं, तो कहाँ से वो आएगा? तो बच्ची की सोच है कि वहाँ पे वो स्टोरी को भी मॉडिफाई कर दे रही है अपने ढंग से, अपने को अलग रखने के लिए। अब यहाँ पर हम चाहें तो कह सकते हैं कि बच्चे कितना दुखी महसूस करते हैं, ये है वो है, पर ऐसा है नहीं। बच्चे कुछ भी सोच सकते हैं, माँ उनकी उनके साथ कुछ भी गलत नहीं करती। तो यहाँ पे मेटाफर का प्रयोग हुआ है। नेवर यहाँ पे एम्फेसिस देने के लिए है, मॉडिफिकेशन है स्टोरी में। ये तो बालों को गिराती है, लेकिन ये नहीं गिराएगी। और हमने यहाँ पे दो करेक्टर देख लिए, एक तो मर्मेड का करेक्टर था जो कि फोकटेल का, और रेपुंजल। और जब इस प्रकार से हम रेफरेंस देते हैं किसी बाहरी, किसी व्यक्ति का, प्लेस का, किसी भी इवेंट का, तो उस स्थिति में जो पोएटिक डिवाइस यूज होता है वो है एल्यूजन। तो यहाँ पर उसका भी प्रयोग हुआ है मर्मेड और रेपुंजल के रूप में। अब जब माँ देखती है कि बच्ची ध्यान ही नहीं दे रही है और मुंह बना रही है तरह तरह का, क्योंकि उसको चॉकलेट खाने से मना किया जाता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो मच ऑफ नैगिंग, तो थोड़ा सा मुंह बना लेती है। तो स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमेंडा। और अगर डांट के कहें तो स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा। लेकिन ऐसा नहीं है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमेंडा। तो कहती है कि इतना मुंह बनाना, अपसेट होना बंद करो। एट वंस मीन्स कि अचानक इतना टोका टाके के बाद जो उसका मुंह बन जाता है, लटक जाता है, डल सा चेहरा बना लेती है, गुस्सा हो जाती है। तो माँ कहती है कि स्टॉप दैट सल्किंग। जान रही है ना कि ये बच्ची काम से भागने की कोशिश कर रही है, और माँ भी जान रही है कि वो बच्ची क्या चाह रही है, लेकिन माँ एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है यहाँ पे। यू ऑलवेज सो मूडी, तुम कितनी मूडी हो, मीन्स जो मन में आता है वही करना चाहती हो। अमेंडा रिपीटिशन है ये। एनीवन वुड थिंक, अगर कोई आएगा तो देखेगा कि मैं बोल रही हूँ, टोक रही हूँ, और तुम उदास बैठी हुई हो, तो वो सोचेगा आई नैग्ड एट यू, मैं तुम्हें टोकती रहती हूँ, परेशान करती रहती हूँ, ट्रबल करती रहती हूँ, तंग करती रहती हूँ अमेंडा। अब माँ यहाँ पे थोड़ा सा ये भी सोच रही है कि मैं बच्ची को अगर इतना टोकूंगी तो कोई ये नहीं समझ पाएगा कि मैं बच्ची को क्यों टोक रही हूँ। वो तो आके बच्ची से ही सिंपैथाइज करेगा कि बच्ची है, छोड़ो, रहने दो। बाहर वाले ऐसे ही करते हैं, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबल है वो ऐसा नहीं कर पाता। बच्चे भी क्या करें, स्कूल में गए तो वहाँ पे टीचर टीचिंग, घर में माँ पेरेंट्स हैं तो प्रीचिंग, ये मत करो वो मत करो। यहाँ टीचर रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ माँ रिस्पॉन्सिबल है, और बच्चे हैं
कि दोनों से एक जो उनको टोकता है उससे डिस्कनेक्ट रहते हैं। और फ्रीडम में अगर बंधन ना रहे तो फ्रीडम नेगेटिव हो जाती है, जबकि फ्रीडम होनी चाहिए पॉजिटिव। मीन्स कि आप उन्हें फ्री भी छोड़िए लेकिन उनको रिस्पॉन्सिबल भी बनाइए। तो पॉजिटिव फ्रीडम इज़ गुड, नेगेटिव फ्रीडम इज़ नॉट। अब आप यहाँ पे और पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन वगैरह ढूंढते रहिए। एक और मैं बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे टावर का टी है, ट्रायंगल का टी है, तो ये एलिट्रेशन का प्रयोग है यहाँ पे। एजोनेंस कॉन्सोनेंस आप ढूंढिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये कुछ मीनिंग दिए गए हैं, बाकी मैंने डिस्कस कर दिए हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये पोएम ख़त्म होती है। इसका मैसेज हमने शुरू में डिस्कस कर लिया था कि पेरेंट्स को भी बच्चों को समझना चाहिए, और बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभाते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि उन्हें हमेशा उनकी फ्रीडम को कर्टेल करने की कोशिश की जाती है। पोएम बहुत ईजी है, होती कुछ लाइन की है, मैसेज बड़ा होता है, और इसे पढ़ने सुनने वाले पे डिपेंड करता है कि उसकी इमेजिनेशन कितनी स्ट्रांग है, वो कितना विजुलाइज कर सकता है पोएम को। तो इस प्रकार से पोएम का एक्सप्लेनेशन यहीं ख़त्म होता है, और आई होप कि आपने भी इंजॉय किया होगा पोएम को।